हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर वीडियो, इसमें हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी टाइप ऑफ कैपेसिटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। और आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारा प्रॉब्लम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। और साथ में एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम के अगर क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो लगभग हर साल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स का, ठीक है ना। और साथ में कंपटीशन के लिए जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं लगभग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही होते हैं। तो ये सेकंड लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सो मस्ट बी वॉच एंड कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो देखिए यहाँ पर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिए, एक प्लेट यहाँ हो गया और दूसरा प्लेट यहाँ हो गया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम कह दिए एक प्लेट यहाँ ले लेते हैं ऐसे और दूसरा प्लेट यहाँ ले लेते हैं ऐसे, तो 2 प्लेट अगर मिला दीजिएगा तो ये पैरेलल प्लेट बनेगा कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार 2 प्लेट लिया गया, ये मेटालिक प्लेट है, ठीक है ना। तो ये मेटालिक प्लेट है, इसको आप मान सकते हैं कि अब इसके ऊपर जो स्टेप है उसको यूटिलाइज करिए आप। स्टेप 1 में क्या लिखे थे याद होगा आपको। स्टेप 1 जो लिखा गया था, चूँकि अब हमको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता करना है, तो स्टेप 1 में लिखे थे टू गिव चार्ज। क्या देना रहता है बुआ? चार्ज। और चार्ज में आपको कौन कौन चार्ज देना है? एक प्लस क्यू देना है और दूसरा माइनस क्यू, है ना। तो नो डाउट एक के ऊपर प्लस क्यू दे देते हैं और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू। तो देखिए इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिए, ठीक है ना, और इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज दे दिए। तो अब जो डायग्राम बनेगा इसमें आप हर जगह इस चूँकि प्लेट है तो ये इनफाइनाइट रेडियस का है, आप इसको चार्ज प्लेन शीट भी कह सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऐसे। ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इस पर निगेटिव चार्ज दिए हैं तो आप इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, ये निगेटिव चार्ज प्लेट हो गया। एक पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट देकर पॉजिटिव चार्ज देकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक पर निगेटिव चार्ज देकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसका प्लेट एरिया आप ए मान लेते हैं, है ना। इसका भी प्लेट एरिया हम ए मान लेते हैं, यानी ए जो मेरा है वो है क्या? तो एरिया ऑफ प्लेट कहिए, एरिया ऑफ क्या? प्लेट। प्लेट का एरिया मान लिए ए, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम डी मान लिए। ये डाटा आपका दिया हुआ है कि प्लेट का सेपरेशन डी हो गया, प्लेट का एरिया ए हो गया दोनों साइड का, ठीक है ना। अब हमको दूसरा जो स्टेप लगाना है, पहला स्टेप तो हो गया कि हम चार्ज दे दिए, दूसरा स्टेप जो लगाना है उस स्टेप को आपको पता होगा। स्टेप 2 जो है उसमें क्या बताया जाता है? तो स्टेप 2 में बताया जाता है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पहला चार्ज देना था, दूसरा में पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका फॉर्मूला लिखे थे V प्लस माइनस V माइनस, और ये था माइनस से प्लस E डॉट क्या हुआ? DR, E डॉट DR। तो अभी हमारा मेन फोकस हो गया E पता करना, है ना, कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा तो आप ये समझ लेना कि आपके पास 3 रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। एक पॉजिटिव प्लेट से आउटसाइड में फील्ड बताइए, ठीक है ना। एक पॉजिटिव निगेटिव प्लेट के बीच में फील्ड बताइए,
और एक निगेटिव प्लेट के आउटसाइड में बताइए। तो 1, 2 और 3, तीनों रीजन पर हम लोग फील्ड को पता करेंगे। तो फील्ड पता करने के लिए अभी हम थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया गया है E+ के बारे में लिखते हैं। पॉजिटिव प्लेट के कारण फील्ड की बात करें तो ये आप जानते हैं, आप कहिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट। और इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ना आपको ना हमको। E+ जब भी निकालेंगे नहीं तो आप जानते हैं ना कि ये होता है सिग्मा अपॉन क्या 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर अंदर की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर इस पॉइंट पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर, यहाँ से इस दूरी को हम R कह दिए। क्या कह दिए बाबू? R। तो इस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना चाहते हैं तो E+ का डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा, है ना। और अब ये आप लिख सकते हैं टुवार्ड्स क्या? राइट, टुवार्ड्स राइट, ठीक है। दूसरा बात E- की बात करें, E+ हो गया तो E- की बात करें तो E- आप लिखेंगे तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू क्या? निगेटिव चार्ज प्लेट। अगर ये निकालना रहे तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही होगा, बस ये डायरेक्शन निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज फील्ड को क्या करता है? टर्मिनेट। तो E+ जिस डायरेक्शन में है E- भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ये टर्मिनेट करेगा, है ना। तो E- और E+ दोनों का डायरेक्शन एक ही हुआ और वैल्यू भी एक हुआ σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये लिखते हैं टुवार्ड्स क्या? ये भी राइट। तो अंदर में दोनों राइट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। अब आप ये सोचिए कि E+ और E- दोनों अगर यहाँ से हम हटा दें, इधर लिख देते हैं इसको, तो E+ भी इधर ही है ना। E+ इधर ही है और E- भी मेरा इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। E+ का हो या E- का। अब ये E+ और E- दोनों अगर जुटेगा तो एक नेट फील्ड मिलेगा जिसको E बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तो अब इसको E हम बोलेंगे। अब कोई कहे E का वैल्यू बताइए तो आप सीधा सीधी कहिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है। तो E बराबर आप क्या लिखेंगे? E+ E-। और अगर हम इस पर देखें तो दोनों का डायरेक्शन E+ या E- दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो राइट के तरफ ही होगा। तो यहाँ कह दीजिएगा टुवार्ड्स क्या? राइट, है ना। अब इसको जोड़ लीजिए तो E का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा। तो ये σ/2 एप्सिलॉन नॉट है प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों जोड़ दें तो σ/एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा टुवार्ड्स राइट। किधर चला गया? राइट की तरफ, है ना। तो ये हमारा फील्ड हुआ और σ/एप्सिलॉन नॉट आया, है ना। अब यहाँ R से थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आप इसको dr लेने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस ले लिए। यहाँ देखिए E भी चाहिए dr भी चाहिए, तो E तो पता हो गया और dr हम R से थोड़ा सा आगे बढ़ के ले लिए। अभी E और dr के बीच का एंगल कितना नज़र आ रहा है? 0 डिग्री। अब यहाँ शुरुआत यहाँ से हुआ है, तो अगर कोई पूछे यहाँ R का वैल्यू तो 0, कोई पूछे यहाँ R का वैल्यू तो आप कहिएगा D होगा। क्लियर है? अब चलते हैं इधर। तो अच्छा एक बात और देखिए, कोई कहे यहाँ पर आप फील्ड बताओ बाबू कितना होगा, तो आप ये सोचिए निगेटिव चार्ज फील्ड टर्मिनेट करता है तो E- इधर होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करता है, इसके कारण फील्ड इधर होगा। और आप देख सकते हैं
कि दोनों का वैल्यू ई प्लस का वैल्यू हो या ई माइनस का वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर आया है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई, तो ये पेयरिंग में क्या हो गया, कैंसिल। उसी प्रकार अगर यहाँ बात करें तो ई माइनस टर्मिनेट करेगा, इधर आ जाएगा, और ई प्लस आपका इधर आ जाएगा। यहाँ भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी पेयरिंग में ये दोनों फील्ड क्या हो गया, कैंसिल। तो सीखे हम लोग क्या, ये सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर बाहर में, ठीक है ना, वो जीरो होता है, और माने कैपेसिटर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जो भी फील्ड होता है वो किधर होता है, अंदर में होता है, ठीक है ना। और ई भी पता चल गया, डी आर भी। लेकिन अब अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमेशा ऐसे बनाने को रहे तो आप समझ सकते हैं ना कि आपको कलाकारी करने में कितना समय लग जाएगा। इसलिए जब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट दिखाना रहे तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर आप इसको दिखाइएगा। यहाँ पर एक प्लेट रख दीजिएगा, एक प्लेट यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है ना। इसी को देख लेना है, यहाँ पर कौन चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। किताब में देखिएगा तो यही प्लस और माइनस दिया रहता है। ये आपका कैपेसिटर बन के तैयार हो गया। अब कोई कहे इसके बीच का सेपरेशन, तो एज़ यूजुअल आप सेपरेशन कितना बोले हुए हैं, डी है ना, ये सेपरेशन डी है, और यहाँ आर का वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखिए जितना ई माइनस इधर है, ठीक है ना, ई प्लस आपका इधर है, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए नो डाउट ये पेयरिंग में कैंसिल हो गया। इधर ई का वैल्यू 0 हो गया। इधर की बात करें तो इधर भी प्लेट ई प्लस इधर हो जाएगा, ई माइनस इधर हो जाएगा, और फिर ये पेयरिंग में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बाहर में भी फील्ड 0 हो गया। प्लेट एरिया दोनों का आप ए माने हुए हैं, सेपरेशन डी माने हुए हैं, और आप आर डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू कह रहे हैं कि ई होगा, ठीक है ना। और इसी ई का वैल्यू आप बोल रहे हैं कि ये ई प्लस होगा प्लस ई माइनस होगा, है ना। और यहाँ जो आप लिए हुए हैं स्मॉल डिस्टेंस, वो डी आर इधर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ आर का वैल्यू 0 और यहाँ आर का वैल्यू डी। तो आप कभी भी इस डायग्राम को प्रेफर नहीं करेंगे, आप यही समझेंगे। जब वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहे तो समझ लीजिएगा इसी को आपको बनाना है, ठीक है। ये तो रियल डायग्राम हो गया कि पैरेलल कैसे हुआ। अभी आपको ई पता चल गया, और ई का वैल्यू आप लिख चुके हैं कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको बता दें कि सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू बाई ए, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए, और टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स क्या, राइट। और पहले भी हम बताए हुए हैं क्या कि फील्ड जब भी आएगा किसके टर्म में आएगा, चार्ज के टर्म में। तो स्टेप 1 का काम, स्टेप 2 का काम, अब बाकी है कौन, स्टेप 3 का काम। तो स्टेप 3 यहाँ से लगा दीजिए, क्या कहिएगा स्टेप 3 में, तो C बराबर होता है Q बाई V, है ना। तो स्टेप 3 में, सॉरी अभी तो E निकला ना केवल बाबू, अभी स्टेप 3 नहीं लगेगा, अभी आपको V निकालना पड़ेगा। तो V निकालने के लिए आप क्या कहे हैं, V प्लस माइनस V माइनस, और ये कहे हैं माइनस से प्लस E डॉट क्या, DR, यही ना बोले हैं। तो आप देखिए यहाँ E के बदले यहाँ माइनस तो रहेगा, माइनस प्लस E के बदले आपको E रख देते हैं, DR को मोड दे देते हैं, दोनों के बीच का एंगल cos 0 है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ, तो ये कहिएगा कि ये जो माइनस वाला प्लेट है वो कितना पर है, D पर है, जो प्लस वाला प्लेट है वो 0 पर है। तो लिमिट चला जाएगा D से क्या, 0। E के बदले देख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A है, DR के बदले DR ही है, cos 0 1 होता है। तो फाइनल कैलकुलेशन जो आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये DR का इंटीग्रेशन R, लिमिट जाएगा D से क्या, 0। तब यहाँ V का वैल्यू आपको जो नज़र आया वो आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये अपर लिमिट 0, माइनस भी है, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट D,
अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो V बराबर V प्लस माइनस V माइनस, फार्मूला आया QD बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका V का वैल्यू आ गया, बात समझे। लेकिन अब स्टेप 3 भी हमको लगाना है, ठीक है ना। तो स्टेप 3 लगाएंगे तब जाके हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। और स्टेप 3 आपको पता है ना, क्या लिखते हैं आप, C बराबर Q बाई V, ठीक है। और अब यहाँ से देखिए C बराबर Q बाई V है, तो अब आप उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम स्टेप हटा देते हैं। 1 समझ गए, 2 समझ गए, ठीक है ना। अब स्टेप 1 और 2 अगर हटा के उसी वैल्यू को यहाँ हम लिख दें तो क्या आ जाएगा वो देख सकते हैं। यहाँ से स्टेप 3 में C बराबर अब आ जाएगा Q के बदले तो Q, और V के बदले देखिएगा तो कितना आएगा, Q इंटू डी बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट A। और ये Q और ये Q ख़त्म, तो C का वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और ये इम्पोर्टेंट वैल्यू हुआ, आप याद रखिएगा। यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हुआ, यहाँ लिख दिए इम्पोर्टेंट बाई कर्मा। कर्मा मतलब कीप रिमेंबर इन माइंड ऑलवेज, ठीक है ना। तो यही चीज़ मेन है और इसको आप याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग अब काम करेंगे, ठीक है। मेन हमारा प्रूफ इसी को करना था, ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि अगर और ज़्यादा इसमें हम एलेबरेट करें। एलेबरेट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी आपका कैपेसिटेंस आ गया, अभी दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है ना। और अगर मीडियम डालते हैं, ठीक है ना, तो कैपेसिटर में उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो बीच के गैप को अगर किसी डाइलेक्ट्रिक से या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अगर फिलअप कर दें तो फार्मूला में क्या चेंजिंग होगा उसको अब हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए उधर हम शुरुआत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ चुका है। अब कोई कह दे कि C किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इस C में चार्ज आया है, नहीं आया, पोटेंशियल आया है, नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही ना कहेंगे कि C डिपेंड्स ऑन, C मतलब कैपेसिटेंस, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है बुआ। तो पहला पॉइंट आपका आ जाएगा ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज, ज्योमेट्रिकल शेप एंड क्या, साइज ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जिसका मतलब ये हुआ A, ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, इसका मतलब ये। दूसरा क्या है, तो इसको कहिएगा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कहिएगा, प्लेट्स ऑफ क्या, कैपेसिटर। और इसमें जो फॉर्मूला जो वैल्यू होगा उसको क्या कहेंगे, डी। यानी कि ये दो बात पर डिपेंड करता है, चार्ज और वोल्टेज पर कतई डिपेंड नहीं करता है। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, एकदम दिमाग में रखना है कि कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक और होता है जिसको यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि मीडियम in which capacitor is kept, medium in which capacitor is kept। ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है जिसमें कैपेसिटर को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मीडियम रखेंगे कैसे, इसके अंदर मीडियम कैसे रखेंगे। तो मीडियम रखने का अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने का
3 क्राइटेरिया है। कितना? 3 क्राइटेरिया है। वो तीनों क्राइटेरिया क्या क्या है उसको थोड़ा रफ डायग्राम हम यहाँ आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और ये भी मान लीजिए कि एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अभी इस पर प्लस क्यू चार्ज दिए, यहाँ माइनस क्यू। अभी हम कह दिए कि इसके अंदर मान लीजिए एक मोटा डाइलेक्ट्रिक पूरा लाके भर दिए, एकदम कंप्लीट फिलअप कर दिए, इससे ये डाइलेक्ट्रिक भर दिए। मतलब ये कहिएगा कि कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो एक केस वहाँ बन जाएगा। दूसरा, अगर कोई कहे कि इसको हम पार्शियली फिलअप किए, देखिए यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि इधर स्पेस खाली है, इधर स्पेस खाली है, तो इसको कहिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पार्शियली फिल्ड है। ठीक है ना? मतलब इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और तीसरा है कि मान लीजिए हम कंप्लीटली फिल्ड किए लेकिन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखे इसमें, तब स्थिति क्या होगा? मतलब इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं तो ये 3 केस हम लोगों को देखना है, तब जाके ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक एक करके देखते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ कहे हुए हैं कि कैपेसिटर को आप पार्शियली फिल्ड करिए, कंप्लीटली फिल्ड करिए, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस से फिल्ड करिए, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला आएंगे। ठीक है ना? देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड, कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल्ड किए एक डाइलेक्ट्रिक जिसके है, अगर प्लस क्यू दिए हैं तो ये प्लस क्यू आप समझ सकते हैं ऐसे आके यहाँ पूरे प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ऐसे। और इस केस में आप फॉर्मूला लिखे हुए थे ना, क्या फॉर्मूला लिखे हुए थे? तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला था वो था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आप कह सकते हैं कि अभी इसमें एयर है या वैक्यूम है ना? मीडियम के तौर पर इसमें एयर नहीं तो वैक्यूम भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? एयर और वैक्यूम दोनों के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू होता है ना, वो 1 होता है। ठीक, तो ये फार्मूला था। लेकिन जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दें बाबू, ऐसे डाइलेक्ट्रिक लाके डाल दिए और ये डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड कर दिए, इसमें ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब कोई कहे कि आप बताइए कि क्या होगा इसमें? ठीक है ना? तो आप कहिएगा कि अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए ऐसे, इसका के वैल्यू है, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तब आप क्या कहिएगा? तब आप कहिएगा कि C का वैल्यू इस केस में जो होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी में केवल एप्सिलॉन नॉट के जगह आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना? जब डाइलेक्ट्रिक हो वेयर K जो है यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप इसको मीडियम कांस्टेंट भी कहिएगा ना तो कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पर अभी कोई हम बहस नहीं किए हुए हैं। बहस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है ना? तो फिलहाल यही आप याद रखिएगा कि एयर वैक्यूम या कुछ भी नहीं दे तब ये फार्मूला लगाएंगे, और जब कोई मीडियम डाल के दे दे तो आप कहिएगा के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड था। सेकेंड में आते हैं, इसमें हम कह दिए कि डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड है। मतलब ये हुआ कि ये डाइलेक्ट्रिक है मेरा, और आप देख सकते हैं यहाँ कि ये पार्शियली फिल्ड है। यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है ना, हम कह दिए कि K है और ये पार्शियली फिल्ड है इससे।
है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो तो विदित है, आपको सर्वविदित है कि वो d है। दोनों के बीच का जो गैप है वो पहले से भी हम लोग लिए हुए हैं, कितना है, d है ना। ये गैप जो है उसको आप d माने हुए हैं, पहले से ही माने हुए हैं, तो ये d है। और अभी आप देखिए तो इतना ही दूर में डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस को हम t मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, t। अभी ये जो थिकनेस है यहाँ तो प्लस क्यू आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। इधर आप दिखाना पड़ेगा क्या, माइनस क्यू। अब कोई कहे कि अब बंधु ये जो थिकनेस बच गया ये वाला, और इधर जो थिकनेस बच गया ये वाला, ये थिकनेस का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखिए टोटल d था, उधर से t हटाइएगा तो दोनों वैल्यू अगर मिल के कहें कितना होगा, तो ये दोनों को अगर मिला के कहिएगा तो दोनों मिलने के बाद d माइनस टी हो जाएगा कि नहीं। तो d माइनस टी एयर थिकनेस हो गया। कौन थिकनेस, एयर थिकनेस हो गया। और बाद बाकी में चूँकि यहाँ भी एयर है और इधर भी एयर है, तो ये एयर थिकनेस हो गया, और जो T हो गया वो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हो गया। अब एक बात और, अगर मान लेते हैं कि इसमें फील्ड का वैल्यू E है, तो इधर भी एयर है तो इसमें भी फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, E ही हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी चूंकि उस पर चर्चा नहीं हुआ तो उसको बताना सही नहीं है, बस केवल अभी समझिएगा कि जैसे ही अभी एयर में ई है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाएंगे तो फील्ड का वैल्यू हो जाएगा E/K। मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना टाइम्स वो क्या होगा, घट जाएगा। तब आप देखिए यहाँ पहला काम स्टेप फिर आप लगाइए, तो पहला स्टेप था चार्ज देना। पहला स्टेप क्या था, चार्ज देना, और चार्ज में कौन कौन दिए, प्लस क्यू माइनस क्यू। दूसरा स्टेप आपका था पोटेंशियल डिफरेंस पता करना, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V प्लस माइनस V माइनस लिखे थे, कैलकुलेट किए थे माइनस से प्लस और कहे थे E.dr। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर देते हैं। E के लिए कितना थिकनेस है, D माइनस टी है, तो इसको E इंटू dr D माइनस टी कह दीजिए। और डाइलेक्ट्रिक के लिए फील्ड का वैल्यू E/K है, और इसका थिकनेस कितना आया, T आया नहीं। तो अब अगर कैलकुलेशन करें तो V का वैल्यू आपको कितना नज़र आ रहा है, तो आप E कॉमन ले सकते हैं, है ना, और यहाँ लिख सकते हैं। जब E कॉमन ले लीजिएगा तो फाइनल आ जाएगा D माइनस टी प्लस T/K। क्लियर है। और E का वैल्यू भी आपको पता है कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहे थे ना, और सिग्मा का वैल्यू आप क्या लिखे थे, Q/A, तो Q/A कह दीजिए। और ये आ गया आपका D माइनस टी प्लस T/K। तो अब देखिए फिर पोटेंशियल हमारा किसके टर्म में आ गया, चार्ज के टर्म में। अब स्टेप थर्ड आप यहाँ से लगा सकते हैं, और स्टेप थर्ड में आप लिखते हैं ना C बराबर Q/V, तो C बराबर Q तो ठीक है, V के बदले Q/एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ आप कहिएगा D माइनस टी प्लस T/K। तो अब ये Q और Q कैंसिल, C इक्वल टू जो आपको दिखा वो यही दिखा, एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस T/K। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला हुआ। देखिए तीसरा फार्मूला आपके सामने आ गया। पहला एयर रहे तो एप्सिलॉन नॉट A/D, डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दें तो K एप्सिलॉन नॉट A/D, और अगर थिकनेस कम हो डाइलेक्ट्रिक का, पार्शियल थिकनेस हो, तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस T/K। और आप यहाँ से एक बात जरूर लिखिएगा यहाँ कि ये जो D माइनस टी है ये क्या है, तो इसको कहना बाबू एक्चुअल एयर थिकनेस।
एक्चुअल एयर थिकनेस, ये एक्चुअल एयर थिकनेस है। और कोई कहे कि ये वाला वैल्यू क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट एयर थिकनेस। अब पहले ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस था, लेकिन अभी इसको इक्विवेलेंट एयर थिकनेस कहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ गए? तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, एक बात और हम लोगों को जानना है, और वो ये जानना है कि अगर कहीं ये मेटल, ये डाइलेक्ट्रिक जो है, ये अगर मेटल हो जाए तब क्या होगा, है ना। अगर पार्शियल थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का, पार्शियली इसको हम फिल किए हुए हैं कैपेसिटर को, अगर ये डाइलेक्ट्रिक गलती से मेटल हो जाए तब क्या होगा, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि ये आपको अब याद हो चुका है ना। तो अगर वो मेटल बन जाए तो स्थिति क्या होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा में देख लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पर बता देते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो केल है यहाँ, अगर ये मेटल हो जाए, इफ डाइलेक्ट्रिक बिकम्स मेटल, डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाए बुआ, मेटल हो जाए, तो ये याद रखिएगा के मेटल मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। इसलिए C बराबर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के अब इनफाइनाइट हो चुका है तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप लिखिएगा C बराबर, C इक्वल टू यहाँ कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। बात समझे? तो ये 3 नहीं अब 4 फार्मूला हो गया। चारों फार्मूला को एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। तो पहला फार्मूला आपके सामने था, जब एयर आपके पास है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक पूरा डाल दिए तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर इसको पार्शियली फिल्ड कर दिए तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और जब ये अगर मेटल बन गया तब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। और क्योंकि मेटल का आप समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना। तो यही चारों केस है दोस्त, अब कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है ना। ये तीसरा केस है। पहला केस में था एयर था, फिर डाइलेक्ट्रिक से हम कंप्लीटली फिल्ड कर दिए, दूसरा में पार्शियली फिल्ड किए, तीसरा में देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड कंप्लीटली है लेकिन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जिसका थिकनेस क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ले लेते हैं, ये प्लस है, प्लस चार्ज है। यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कह दिए कि के है, क्या है, K1 कह देते हैं, और थिकनेस को हम T1 कह देते हैं। कितना कह देते हैं बुआ, T1। बात समझे। दूसरा यहाँ हम ले लिए K2, अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिए, इसका वैल्यू कह दिए K2, थिकनेस का वैल्यू कह दिए T2, है ना। उसी तरह यहाँ तीसरा ले लेते हैं। बात समझे। और तीसरा वाला जो डाइलेक्ट्रिक लिए इसको हम K3 कह दिए। क्या कह दिए, K3। ठीक है ना। और थिकनेस को हम कह दिए क्या, T3, थिकनेस को कह दिए T3। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन ऐसा ही चलेगा, तो ये आगे बढ़ते जाएगा इस तरह का। जितना भी आप चाहें तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज को आप दिखा दीजिए। लास्ट में एक और डाइलेक्ट्रिक हम ले लेते हैं। ठीक है ना। ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कह दिए Kn। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक ये हो गया, ठीक है ना, एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक आपका ये हो गया। अलग अलग कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।
फिर आप देख सकते हैं यहाँ ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। बीच में ये डॉटेड लाइन दे दिए ताकि इसमें आप समझिएगा कि बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। फिर इधर एक डाइलेक्ट्रिक केन हो गया, यहाँ थिकनेस को आप Tn कह दीजिए। बात को समझे कि नहीं? अब अगर अब देख लीजिए आप, इसमें कहीं कहीं गैप नहीं है, सब जगह डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो गैप नहीं है, तो एक्चुअल एयर थिकनेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और जब एक्चुअल एयर थिकनेस का वैल्यू 0 होगा तो फार्मूला क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट A/T/K। तो अब यहाँ जो फार्मूला बनाएंगे वो फार्मूला बहुत आसान है। कहिएगा एप्सिलॉन नॉट A/, इसके लिए लिखिएगा तो T1/K1, इसके लिए लिखेंगे T2/K2, इसके लिए लिखेंगे T3/K3। कहिएगा और होगा, हम कहेंगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में फिर प्लस दे के कह देंगे Tn/Kn। तो जितना भी डाइलेक्ट्रिक डाला रहे आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जाके डाइलेक्ट्रिक का कंप्लीट पैकेज समाप्त हुआ। अब प्रॉब्लम की बारी है, आप प्रॉब्लम देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए प्रॉब्लम का शुरुआत करें, ठीक है ना। तो देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ ले रहे हैं। देखिए NCERT का ये 2.5 है। क्या लिखा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एयर भरा हुआ है, गैप में इन बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस 8 पिकोफराड। मतलब आप ये समझिए, यहाँ सॉल्यूशन जब आप लिखने जा रहे हैं तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए, ठीक है ना। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट एरिया A मान लेते हैं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट हम मान लेते हैं कि D है ना। इसका कैपेसिटेंस C है, यहाँ +Q, यहाँ -Q। और अभी ये C का वैल्यू गिवन है, C बराबर कितना दिया हुआ है? 8 पिकोफराड। यानी इस केस में C का वैल्यू दिया है 8 पिकोफराड। ये डाटा आपके पास है ना, 8 पिकोफराड। यानी ये बात लिख सकते हैं कि C = एप्सिलॉन नॉट A/D है और इसका वैल्यू है 8 पिकोफराड। ये गिवन है। अब जो सिचुएशन है आप देखिए, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय द हाफ। डिस्टेंस को रिड्यूस करके कितना कर दिया? हाफ कर दिया। तो आप D लिए थे, अगला डिस्टेंस लिखिएगा D/2 एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो नेक्स्ट जो डायग्राम होगा उसमें क्या होगा? तो उसमें ये होगा कि डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर देना है। तो मतलब ये डिस्टेंस आप हाफ कर दीजिए, मतलब ये हो गया कि पहले सेपरेशन D था, अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? D/2, ठीक है ना। ये बात हो गया। और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यहाँ +Q, यहाँ -Q। अब एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कंप्लीटली फील्ड वाला, और इसका वैल्यू दे दिया है कितना है? डाइलेक्ट्रिक जो लिया उसका वैल्यू कह रहा है कि 6 है। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया जिसका वैल्यू इसमें दिया हुआ है कि K = कितना है? 6 है। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक हम इसमें डाल दिए, ठीक है ना। अब आप देखिए फार्मूला क्या बनेगा। तो अब फार्मूला बनेगा C' = K एप्सिलॉन नॉट A/D। और आप समझिए प्लेट एरिया पहले भी ये था, ठीक है, अभी भी एरिया A ही है, लेकिन सेपरेशन घट गया है, अब ये D/2 हुआ। तो कैलकुलेशन आपका क्या बना? तो यहाँ से कहिएगा ना K, और 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 2K कह दीजिए, और ये एप्सिलॉन नॉट A/D। और आप देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट A/D के बदले 8 है, तो यहाँ लिखिएगा 2K का वैल्यू 6 दिया है और ये 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 96 पिकोफराड। ये 8 पिकोफराड है। तो ये हुआ किसका वैल्यू? जो चेंजिंग हुआ उसका वैल्यू। तो इसी तरह से आप प्रॉब्लम बनाएंगे। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है,
लिखा है कि द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आर मेड ऑफ ए सर्कुलर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर ही। प्लेट जो लिया ना बुआ वो सर्कुलर प्लेट लिया ऐसा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट लेंगे सर नहीं होना चाहिए शेप का, तो ठीक है ना, पैरेलल प्लेट रहेगा लेकिन प्लेट का शेप कुछ भी हो सकता है। अभी ये सर्कुलर शेप है, ये सर्कुलर शेप है और इस सर्कुलर शेप का रेडियस दे दिया, कितना दे दिया, यहाँ से देखिए आर, और यहाँ भी हम ये रेडियाई को आर ही कह देते हैं, ये रेडियाई, और बीच का गैप जो है डी का वैल्यू 1 mm दे दिया। तो ये रेडियस से एरिया निकाल लीजिएगा कि नहीं, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका भी एरिया लिखें तो वही हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए सेपरेशन आपको पता है, ठीक है ना। अब वैल्यू रखिएगा आराम से आंसर आ जाएगा। तो सी इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, फार्मूला आपके पास है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या डी, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको पता है, अभी एप्सिलॉन नॉट ही रखते हैं, और यहाँ ए का वैल्यू आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कहने में कोई दिक्कत होगा, और बटे क्या डी, ठीक है। आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एक और तरीका से रख सकते हैं, स्टैंडर्ड तरीका आपको बता देते हैं, यहाँ बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जानते हैं ना 9 × 10⁹ होता है। अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट निकालना रहे तो आप क्या कहिएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट निकालना रहे तो आप इसको उधर ले जाइए एप्सिलॉन नॉट को, और इसको इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 1/4 पाई, और 9 आएगा तो 36 पाई हो जाएगा। 36 पाई × 10⁻, क्या 9। ये भी आप वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से पाई पाई कटने की संभावना बन जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप रख दीजिए, क्या रखिएगा 1/36 पाई × 10⁻, क्या 9, और ये आ जाएगा पाई। आर के बदले देख लीजिए कितना दिया है, आर का वैल्यू यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻²। तो ये कह दीजिएगा 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी के बदले 1 mm है वो, यानी 1 × 10⁻³ तो ये वैल्यू हो गया। अगर इस वैल्यू को हटा दे तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगा, आप ध्यान रख लिए। अब ये कैलकुलेशन में पाई और पाई तो कैंसिल हो गया। अब देख सकते हैं ऊपर कितना आ जाएगा 25, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा 25 कहिए, नीचे आ जाएगा 36, और ऊपर आप देखिए ये नीचे जब आएगा इसमें तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, चूँकि ये 9 है ये -3 है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, सॉरी +6, और +6 ऊपर जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ -4 है, तो आप कहिएगा 10⁻, +6 ऊपर जाएगा, और ये पहले से -4 है तो +6 ऊपर जाएगा तो -6, और -4 -10, इतना आपका फराड ये आंसर हो जाएगा। किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। कोई दिक्कत, तो मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको डाटा अगर ये स्मूथ डाटा रहता तो इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बट ये बहुत आसान है, सीधा लगाना है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर कोई मीडियम दे देता तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लगाते। तो अब हम लोग इस लेक्चर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैपेसिटर में खूब हम लोग बढ़िया से पढ़े, और उम्मीद रखते हैं कि आप अगर प्रॉब्लम बनाएंगे तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। जो फार्मूला बताए हैं सटीक बताए हैं, बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं, उसको कॉन्सेप्ट को लगाइए, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए। लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट, शेयर ये सब ज़रूर करिए, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड लव यू ऑल।